हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन गाइस। और इस सेशन में जहां हम लोग बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में, और क्या करना चाहिए बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। और चलिए बात करते हैं रेलवे स्टॉक्स। देखिए, रेलवे स्टॉक्स हमें भी पता है ना किस तरह से वो बढ़े हुए थे पिछले 3-4 साल में। तो यहाँ से क्या करना चाहिए? देखो, ये एक बड़ा मेगा ट्रेंड है, उसमें तो दो राय नहीं है कि एक बड़ा मेगा ट्रेंड है और आगे जाके भी ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो हमें देखना है। ओके, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, एंड या, ओके, यस, थैंक यू रमेश, राजेश, ओके, गोगी, ओके, मुक्वा, थैंक्स थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो यहाँ हमें एक चीज देखनी पड़ती है कि बहुत सारे सेगमेंट होते हैं रेलवे सेगमेंट में। और रेलवे स्टॉक्स में क्या होता है कि हमें काफी हद तक सेगमेंट वाइज जाना पड़ता है। और रीजन वही होता है कि अगर आप सेगमेंट वाइज जाओगे ना तो यू एबल टू अंडरस्टैंड द स्टॉक्स मच बेटर। और क्योंकि हर एक सेगमेंट जो रेल में होते हैं ना वो नो अलग तरह से बिहेव करते हैं, और अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं उसको इवेल्यूट करने के लिए। तो वो चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है इसमें। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये जो मैंने सेगमेंट बोला है उसके क्या होते हैं कि रेशियोज अलग होते हैं, और रेशियोज अलग होते हैं तो इवेल्यूट करने का जो नजरिया होता है वो भी पूरा अलग होता है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखना जब भी आप इवेल्यूएट करें। तो मैं एक काम करते हैं कि थोड़ा परफॉर्मेंस देख लेते हैं रेलवे स्टॉक्स का, तो आपको क्या आइडिया आएगा कि किस तरह से आपको। 1 मिनट, आई जस्ट शो यू द स्क्रीन। ओके, होप आपको ये स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे रेलवे स्टॉक्स में, अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे इनका, ओके, आप देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी फिल्टर किए हुए हैं। तो अगर आप 3 साल में देखिए तो ये 3 साल में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट कितना, IRFC RVNL ऑलमोस्ट 300 गुना बढ़ा हुआ है, टीटागढ़ रेल 800 गुना बढ़ा हुआ है, IRFC ऑलमोस्ट 123%, जुपिटर 335%। तो इस तरह से सभी स्टॉक बहुत ही बड़े हुए हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि अगर आप देखो तो रिटर्न बहुत ही अच्छा है, इवन 5 साल का रिटर्न भी उसी तरह का है। करेक्ट। लेकिन यहां से अगर आप देखो तो पहले, अगर आप देखो तो 2000 ऑलमोस्ट ना जुलाई 24 में बहुत ही ऊपर थे, अभी काफी नीचे आ गए। और क्या नीचे जा सकते हैं हम लोग वही देखेंगे। और अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब ये स्टॉक से रिलेट करे वो आपको देखना पड़ेगा। गाइस, होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, या, दिख रही है ना? ओके, यस श्याम, नीलम, ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर द रिप्लाई दीपक। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ से इवैल्यूएट करना है। ओके, तो देखो अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं हर एक के, और अलग अलग सेगमेंट होते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम लोग सेगमेंट वाइज पहले देख लेते हैं कि कौन से सेगमेंट है। मैं आपको एक चीट शीट भी दूंगा जिससे आप नो एनालिसिस कर पाओगे इन सब के बारे में। तो सेगमेंट के बारे में अगर बात करें तो देखो अलग अलग सेगमेंट में पहला एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी सेगमेंट। अब वो क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी सेगमेंट वो होता है कि जहां ना ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स जो होते हैं ना वो रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, यानी इरकॉन हो गया, आरवीएनएल हो गया जो रेलवे लाइंस डालती है। ओके, जो ये कहते हैं ना कि डेपो फिर रेलवे स्टेशन बनाती है, और वो सब जो करते हैं ना उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना वो काफी हद तक ना थोड़े साइक्लिकल होते हैं, और उसके भी रेशियोज अलग अलग होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। रेशियोज की भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आप कह सकते हैं कि नो इरकॉन, आरवीएनएल वो सब आएंगे। अगर हम लोग फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में कौन सा है? IRFC। ओके, IRFC क्या है कि जो ना आपको फाइनेंस करता है, और ओवरऑल अगर आप उनकी देखो तो उनका लैंडिंग और वो सब काफी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उनका क्या होता है कि जो लैंडिंग होता है वो काफी स्पेसिफाइड होता है रेलवे सिस्टम के लिए। तो क्या होता है कि उनके ROE और वो सब इम्पोर्टेंट होता है, प्लस प्राइस टू बुक वैल्यू वो सब इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन क्या है कि IRFC काफी हद तक रेलवे को ही कहते हैं ना कैटर करता है, इसलिए आपको वो देखना पड़ेगा। वो बाकी सब सेक्टर्स को कैटर नहीं करता है, इससे ग्रोथ में थोड़ा इशू आ सकता है। लेकिन एक है लैंड, दूसरा है जैसे मैंने बोला फाइनेंस में लैंडिंग बिजनेस। तीसरा आता है वैगन्स एंड कोचेस जो बनाते हैं वो।
वैगन्स एंड कोचेज जो बनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी क्या होता है कि एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके। और किस तरह से, जैसे कहते हैं ना कि आपके वेगन्स कोचेज, और उस तरह से अगर आपके जैसे वंदे मातरम भारत ट्रेन हो रही तो 500 कोचेज, 1000 कोचेज, ऐसे सब डिमांड आती है। तो उस डिमांड को कैटर करने के लिए ये जो होते हैं वो होते हैं ओवरऑल वेगन एंड कोचीज वाले जो होते हैं वो आते हैं इसमें, जिसमें टीटागरा वैगन, टेक्स मैको आ गया, फिर ना जुपिटर वैगन आ गया, वैसे सब आते हैं। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इनके पास ऑर्डर बुक बड़ी होती है, और आगे जाके ना इनके पास अगर कैपेसिटी बढ़ते हैं ना, एग्जीक्यूशन बढ़ होता है ना, तो उनके लिए बहुत ही फायदे रूप रहता है। तो ये एक वैगन्स और कोचेज एक थर्ड है। फोर्थ होता है सर्विस एंड टिकटिंग एंड लॉजिस्टिक सेगमेंट, जो जैसे आईआरसीटीसी, कॉनकोर और वो सब। तो वो अगर आप देखो ना तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आईआरसीटीसी और नो कॉनकोर एंड ऑल दैट, जो वो काफी हद तक एक तरह का आपको एक एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। एंड कहते हैं कि सर्विस रिलेटेड, अभी सर्विसेज भी जो इनकी होती है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, जैसे आईआरसीटीसी से रेलवे टिकटिंग और उन सब पे फोकस करता है, करेक्ट। और उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ जिस तरह से डिमांड होती है उस तरह से उनकी रेवेन्यू बढ़ती है, और उनकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है। ओके। और कॉनकॉर्ड में भी अगर आप देखो तो वो भी सर्विसेज रिलेटेड है, तो वो एक सर्विस रिलेटेड होता है। पांचवा होता है कंसल्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें जिसमें आप कहते हैं कि राइट्स आ गया, रेलटेल आ गया, और वो सब आ गए। ओके। इसमें भी नो अच्छा खासा आरओई होता है, लेकिन काफी हद तक वो भी एक तरह से ना कह सकते हैं कंसल्टिंग बिजनेस में जाते हैं। ऑफ कोर्स राइट्स एंड ऑल दैट, तो मार्जिन होता है लेकिन इतना भी बड़ा मार्जिन नहीं होता, लेकिन डिसेंट एक मार्जिन आप पकड़ के चल सकते हो। ओके। तो ये जो पांच है, जैसे मैंने बोला, क्या बोला आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, लीजिंग, वैगन्स, सर्विसेज और कंसल्टेंसी, मैं आपको इन सबके सेगमेंट दूंगा, डोंट वरी। लेकिन ये पांच सेगमेंट में मेनली ये कवर होता है। ओके। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें। अगेन गाइस, एक चीज आप समझ लो कि कभी भी आप रेलवे स्टॉक्स देखो ना, तो आप इस तरह से सेगमेंट वाइज देखना, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। अभी जब आप सेगमेंट वाइज देखते हो तो इनमें सभी अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, क्या सबका नेचर अलग होता है, या क्या सब तरह एक ही तरह से बिहेव करते हैं अप एंड डाउन में? नहीं, सबका नेचर अलग होता है, सबके रेशियोज अलग होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना। जैसे चलो एक करके एक सेगमेंट लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे इरकॉन हो गया या आरवीएनएल हो गया, वो सब। तो अगर उसकी हम लोग अगर बात करें ना, तो ये इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इनका कंप्लीशन पीरियड अलग होता है, तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना, जो बुकिंग, वो थोड़ा साइक्लिकल होती है। ओके। और उसमें जो आपके जो मेन रेशियोज जो आते हैं वो होते हैं इनके, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पी रेशियो एंड ऑर्डर बुक टू सेल्स। ओके। ऑर्डर बुक कितना बड़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन लोगों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि क्या होता है कि ऑर्डर बुक अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से 3 गुना है या 2 गुना है, उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। ओके। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना होता है कि ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है। ऑर्डर बुक जितनी बड़ी होगी उतना उन सब कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ऑर्डर बुक के साथ आपका एग्जीक्यूशन भी रहना चाहिए। एग्जीक्यूशन अगर नहीं हुआ तो भी एक बड़ा इशू आ जाता है। ओके। तो एक काम करते हैं, ऑर्डर बुक देख लेते हैं इन सब कंपनीज की कितनी बड़ी है, जिससे आपको पता चलेगा। अभी ऑर्डर बुक कहाँ कहाँ देखना है, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जैसे आरवीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया, इवन वैगन्स रिलेटेड यानी टेक्स मैको हो गया, जुपिटर वैगन्स हो गया, उन सब में अगर आप वैगन्स, इन सब में आपको ऑर्डर बुक देखना होता है। आईआरएफसी में ऑर्डर बुक नहीं देखना होता, क्योंकि वो लैंडिंग बिजनेस है। आर यू गेटिंग? आईआरसीटीसी हो या कॉनकोर है, वो एक सर्विस है। राइट्स में भी उस तरह से कंसल्टिंग बिजनेस है। तो आपको ऑर्डर बुक सिर्फ इन 5-6 कंपनी में देखना होता है। ओके। तो एक काम करते हैं, ऑर्डर बुक देखते हैं कि इन लोगों की कितनी बड़ी है। देखो, मैं आपको जितना हो सके इतना इजी बना के आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्या होगा कि इन सब चीजें समझने में आसानी होगी। तो ऑर्डर बुक की अगर हम लोग बात करें, जस्ट टू शो यू, 1 मिनट, आई जस्ट शेयर यू द स्क्रीन। ओके। तो अगर मैं शेयर करता हूं तो अगर आप देखिए तो ये देखिए कि
ओवरऑल ऑर्डर बुक देखिए, अभी 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 देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको, आरवीएनएल का ऑलमोस्ट 645, यानी 6 गुना ऑर्डर बुक है कंपेयर टू सेल्स। ओके, यानी बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। जुपिटर वैगन्स का भी 3 गुना ऑर्डर बुक है, इरकॉन का 3 गुना है, टेक्समे का ऑलमोस्ट डबल है। और अगर आप इसका डेटा भी अगर आप देख लो, रेलटेल का भी 126% ऑर्डर बुक है। यानी ऑर्डर बुक तो अच्छा है, आरवीएनएल का सबसे ज्यादा है, 6 गुना है। लेकिन 6 गुना क्यों है, आपने कभी सोचा है? 6 गुना इसलिए कि क्या ये अपना ऑर्डर सफाइस नहीं कर पा रहा है? अभी चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ कि क्या हो रहा है इन सब कंपनी में, किस तरह से स्टॉक भागे तो किस तरह से नीचे आ रहे हैं। Guys, hope you are with me. If you are with me, then just type WU in the chat box, with you in the chat box, WU. ओके, तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। और नहीं, उससे आपको और पता चलेगा, लेकिन इतना तो पता चल रहा है, जस्ट टाइप WU इन द चैट बॉक्स। ओके, तो एटलीस्ट मुझे पता चले आप मेरे साथ हो। ओके, यस यस, शार्दुल, अशोक, मोहित, उदय, राधिका, ओके, निर्मल, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो और अगर देखो, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना सिंपल, लेकिन आप है ना मेरी ये यूट्यूब चैनल भी देख सकते हो, जहां मैंने ना, ये आपको दिख रहा होगा होपफुली। देखो काफी सारे वीडियोस होते हैं, ऑफ कोर्स मेरे टीवी चैनल्स के भी बहुत वीडियोस हो गए, जैसे एनडीटीवी हो, मनी 9 या ईटी नाउ, सीएनबीसी बज़। आर यू एबल टू सी दिस? दैट जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। इसमें भी मैं काफी हर रोज वीडियोस होते हैं, आप देख सकते हो। काफी सारे स्टॉक्स के रिव्यू में करते रहता हूँ, प्लस टीवी के भी इंटरव्यू होते हैं, जहाँ नो आपको काफी हद तक पता चलेगा कि किस तरह से स्टॉक को रिव्यू करना है एंड ऑल दैट। ओके, आप यहाँ देख सकते हो, इवन सेक्टर स्पेसिफिक भी होते हैं। सीए तपन दोषी करके ये होगा। ऑफ कोर्स इसमें मेरे इंडिविजुअल वीडियोस भी होंगे, और थोड़े जो मेरे टीवी चैनल्स के, जो एनडीटीवी के है या मनी 9 है या सीएनबीसी के, नो ऐसे सब वीडियोस भी आपको दिखेंगे। ओके, आज मैंने जैसे यूएस का और चाइना का मैंने एक वीडियो डाला था। ओके, अभी चलो बात करते हैं, आरवीएनएल की बात करते हैं। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझना बहुत जरूरी है आपको। तो आप देखिए, आरवीएनएल जो है, अगर मैं 5 साल का डेटा लूं, तो आप ये देख रहे हो 18 रुपए से ये भाव चला गया, तो ऊपर 6,626। ओके, यानी कितना, वो ऑलमोस्ट 5-6 गुना हो गया, 6 गुना से ज्यादा हुआ है। ठीक है, 5 से 6 गुना हुआ है, लेकिन बाद में ये 626 अभी आधा हो गया, ऑलमोस्ट 337 हो गया। अभी क्यों हुआ, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। काफी लोगों के पास आरवीएनएल होगा, लेकिन आप देखो तो ये स्टॉक जो बढ़ ही नहीं रहा था, सडनली मोदी जी ने आके बोला टीवी में कि भाई पीएसयू बाय करो, रेलवे पे बड़ा पुश आ रहा है, सबने ये लेना चालू किया। लेकिन इसके जो मेन डेटा होते हैं वो होते हैं, आप समझ लो, जब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आप लेते हो ना, या तो वैगन्स, उसके दो मेन डेटा देखने होते हैं। एक होता है पी रेशियो और ईवी बाई इबिटा, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाई इबिटा। अगर आप पी रेशियो देखेंगे, तो ये देखो, ये स्टॉक जो पी रेशियो 5 का था, 22 में 6 का था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट हो गया आपका 87, यानी 15 गुना हो गया। ओके, और अभी वो तो भी 60 पे है, वो नीचे तो आया है। इवन अगर आप ईवी बाई इबिटा लोगे, यानी एंटरप्राइज डिवाइड बाई इबिटा, ये क्यों लेते हैं? एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है आपका, उसमें मार्केट प्राइस भी आ गया, और पूरी जो एंटरप्राइज की वैल्यू होती है उस कंपनी की, डिवाइड बाई जो वो प्रॉफिट कमाती है, उसे कहते हैं ईवी बाई इबिटा। वो भी अगर आप देखो तो 5 या 6 था, या 3 या 5 के 6, चलो 6-7 पकड़ के चलो, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 53 हो गया था, यानी ऑलमोस्ट 8 से 10 गुना हो गया, और अभी भी वो 34 है। ठीक है, नीचे आप बोलोगे नीचे तो आ गया, तो अपन तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी गेन देखोगे, तो कंपाउंडिंग, ये देखिए कंपाउंडिंग जो 3 साल का सेल्स ग्रोथ कितना है, 1%। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 5%। और स्टॉक कितना बढ़ गया 600 गुना। यानी आप मानते तो हो ना कि प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा, लेकिन सेल्स यानी यानी प्राइस 6 गुना हो गया, यानी कुछ ज्यादा ही हुआ ना, 6 गुना नहीं, 600 गुना हो गया, तो ज्यादा ही हो गया ना। करेक्ट, एग्री और नॉट? देन जस्ट बिफोर एग्री। करेक्ट, ये प्रॉब्लम आ गई थी इसमें वैल्यूएशन में। तो आप बोलोगे कि तपन, ये चलो वैल्यूएशन तो बढ़ गया था, अभी तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, तो अभी ठीक है लेना, अभी भी वैल्यूएशन अप है। रीजन मैं बताता हूं।
आप देखो मैंने क्या बताया आपको कि जो अगर आप आरवीएनएल यानी वो टॉप दिख रहा है 645% दिख रहा है, यानी 6 गुना ऑर्डर बुक है अगर आपके पास, यानी आपकी कैपेसिटी 10 की है लेकिन आपके पास ऑर्डर बुक 60 की है, तो आपको वॉल्यूम 50% से तो बढ़ाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? देन जस्ट ए वाई फॉर यस। तभी आप 6 गुना ऑर्डर बुक कर पाओगे ना, नहीं तो 6 साल लगेंगे। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी बने तो आपको प्रोडक्शन फास्ट करना पड़ेगा। जस्ट ए वाई फॉर यस अगर मेरे साथ हो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। लेकिन यहां ग्रोथ कितना हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है 1%। इस साल तो -3% है। आप देखिए इसका जो आप देखोगे, एक बीच में स्पाइक आया था लेकिन अभी आप देखो तो पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। तो अगर आपका सेल्स नहीं बढ़ेगा तो आप इतने बड़े ऑर्डर बुक का करोगे क्या? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ऑर्डर बुक है लेकिन एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। या तो उनके कैश फ्लो में प्रॉब्लम है, या तो वो उनकी कैपेसिटी नहीं, या तो ऑलरेडी वो उस तरह के स्किल लेबर नहीं कि उस तरह से एग्जीक्यूशन कर पाओ। वही दिक्कत आ रही है आरवीएनएल में। इसलिए ये अभी भी 60 के पी पे है और ये बहुत ही महंगा स्टॉक। अब चलो दूसरी एक कंपनी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अब ये कौन सी टीटागढ़ कंपनी है। टीटागढ़, ठीक है। अब टीटागढ़ का आप ऑर्डर बुक देखोगे तो टीटागढ़ का यहाँ से ऑर्डर बुक आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट डबल है। डबल का दिख नहीं, टीटागढ़ का, एक मिनट, टीटा 1 मिनट, टीटागढ़ का ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 3 गुना है। ओके, 3 गुना है। अब टीटागढ़ का अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स ग्रोथ देखोगे तो आप देखो 3 साल से 38% है और प्रॉफिटेबिलिटी 800 गुना हुआ है। यानी यानी क्या हुआ कि आपका जो ऑर्डर बुक है उसके सामने सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। यानी वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली कर पा रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए थे और ये स्टॉक ऑलरेडी काफी नीचे आ गया। अगर आप देखो इसका भी ईवी बाई ईबिटा 51 था, वो कम हो गया ऑलमोस्ट 20 आ गया, यानी ये तो बहुत ही गिर गया। अभी जाके वो 25 पे, यानी इसका वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गया। तो इसका वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है जितना आरवीएनएल का है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं आपको है ना डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ समझाने के लिए कि आपको अगर इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो तो किस तरह से देखना चाहिए। इसका पी रेशियो भी अगर आप देखो तो पी रेशियो कहाँ था, इसका पी रेशियो अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 82 पहुंच गया था, अभी वो कम होके 49 हुआ है। यानी ये कंपेरेटिवली काफी स्टॉक नीचे आ रहा है, जिससे वैल्यूएशन वाइज इसमें कंफर्ट मिल रहा है। ओके, प्लस ऑर्डर बुक है, ठीक है। तो अगर आप बोलो तो वैल्यूएशन किसका डिसीजन है कंपेयर टू आरवीएनएल? टीटागढ़ का है। सिमिलरली जुपिटर का भी अगर हम लोग देखें, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, मैं ऐसा रेकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ भी देखो 49% का ग्रोथ है, 95% का प्रॉफिट ग्रोथ है। इसका भी अगर आप ये देखेंगे, जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक कितना है 325, यानी 3 गुना ऑलरेडी है इसका, लेकिन उस तरह से वो ग्रोथ कर रहा है। ओके, तो इसमें तो भी कंफर्टेबल सिचुएशन, ईवी बाई ईबिटा भी काफी नीचे 20 सेंट पे आ गया। अब दूसरा एक स्टॉक लेते हैं। अब ये मैंने ईवी बाई ईबिटा और पी रेशियो किसका बताया है? मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर और वैगन्स और उन सब कंपनीज का। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनेंस कंपनी का कैसे देखते हैं। अभी तक मेरे साथ हो गाइस, आर यू गेटिंग इट? देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट। अभी तक मेरे साथ हो इंफ्रास्ट्रक्चर और वैगन्स का कैसे आपको स्टॉक इवेल्युएट करना है और कब एंटर करना है। जब ये वैल्यूएशन कंफर्ट में आते हैं तब जाके आपको एंटर करना है। देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट। ओके, जी फॉर गॉट इट। आप प्लीज रिप्लाई कीजिए तो मेरे को पता चलेगा यू आर विथ मी। ओके, यस अशोक, एन सिंह, दिनेश भाई, माला, ओके ग्रेट, रोहन। अभी हम लोग बात करते हैं आईआरएफसी की। आईआरएफसी क्या है? आईआरएफसी तो फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। तो फाइनेंस कंपनी का आपको कैसे देखना होता है? उनका मेन रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू और एनआरओई।
ओके, कोई भी बैंक्स देख लो, एनबीएफसी देख लो, आईआरएफसी एक तरह से एनबीएफसी है, तो उनका मेन रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब प्राइस टू बुक वैल्यू जो होता है, और वो आरओई भी एक होता है, तो वो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं अगर आईआरएफसी का देखूं तो वो 2.99 है अभी, यानी 3 के आसपास है। अगर मैं प्राइस हाइक की बात करूं तो ये देखो, ये स्टॉक कैसा भागा था, ये स्टॉक 5 साल में, अभी 3 साल पहले वो 21 रुपए पे चल रहा था, वो भाग के पहुंच गया 217, यानी 10 गुना हो गया। 2 साल में 10 गुना हो गया। बाद में प्रॉफिटेबिलिटी तो उतनी से बढ़ी नहीं। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो तो कैसे बढ़ी है, डिसेंट वे में बढ़ी है। देखो 10 साल का सेल्स रेवेन्यू अब 10% है और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 2% है, उतना बड़ा नहीं, लेकिन स्टॉक बहुत भाग गया अभी। ये इसका मैंने क्या सबसे बड़ा मेन रेशियो बोला, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू जो 0.7 0.8 था, जो यानी कहते हैं अंडर वैल्यू बोलते हैं, 1 के नीचे होता है ना, तो एक तरह से प्राइस टू बुक वैल्यू अंडर वैल्यू होता है। तो 2022 तक ये स्टॉक अंडर वैल्यू था, फिर वो बढ़ा, जैसे प्राइस बढ़ी तो प्राइस टू बुक वैल्यू वो पहुंच गया ऑलमोस्ट 5.6। ओके, यानी सोचो 5 गुना हो गया प्राइस टू बुक वैल्यू। अब 5.6 तो किसका होता है पता है, बजाज फाइनेंस का होता है। बजाज फाइनेंस 6 के प्राइस टू बुक वैल्यू, लेकिन उसका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और वो सब देखो बहुत बढ़िया है कंपेरेटिवली, जबकि इसका सेल्स ग्रोथ और वो प्रॉफिट ग्रोथ उतना है ही नहीं। तो बाद में इसलिए उसमें करेक्शन आया। अब करेक्शन हो गया, अभी भी वो 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू में है, जो मैंने ये बताया ना 2.33, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा, आप देखिए 2.33। लेकिन अगर आप देखो, अब आप बोलोगे तो कंपेयर किससे करें, कंपेयर आप बाकी सब एनबीएफसी करेंगे, एनबीएफसी, चलो पीएसयू के साथ करते हैं। अब आप देखो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी, ऑफ कोर्स वो पावर कंपनी में, वो रेलवे में नहीं है, उनका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 1.18%, अरे 1.18 टाइम्स। आरईसी का कितना है, 1.29 टाइम्स। ओके, यानी इनसे 3 गुना ज्यादा है आईआरएफसी का। अब आप देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप आरओई देखोगे, आईआरएफसी का सिर्फ 12.7 है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जबकि पावर फाइनेंस का 21 है, आरईसी का 21 है। इवन आरओए देखो तो आरओए भी इनका डबल है। तो आईआर, व्हाट डू यू थिंक, अब मुझे बताओ, आईआरएफसी कंपेयर टू पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आरईसी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? टाइप O फॉर ओवर वैल्यूड एंड U फॉर अंडर वैल्यूड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। दोनों पीएसयू कंपनीज है, एक पावर में है एक रेलवे में है। जस्ट बिकॉज आईआरएफसी अपना इसमें है, रेलवे में है, यस एवरीवन इज सेइंग, यस सादा नारायण पीजी डॉक्टर एन उदय, एवरीवन इज सेइंग ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यूड का रीजन ही वो है, द रीजन इज सिंपल, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ज्यादा वैल्यूएशन डिराइव कर रहा है। क्यों? उसको ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है क्योंकि आईआरएफसी का कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ग्रोथ वो नहीं है। दूसरा क्या होता है कि ये जो आईआरएफसी होता है ना, वो काफी हद तक आरबीआई के पॉलिसी से डिपेंडेंट होता है। अगर आरबीआई की पॉलिसी में रेट कट आया तो उनको फायदा होगा, रेट बढ़ा तो उनको प्रॉब्लम होगा, तो वही चीज आपको यहाँ दिखेगी। तो इससे पता चलता है कि आरईसी भी इतना सस्ता नहीं है। ओके, सिमिलरली आप जैसे मैंने बोला आईआरसीटीसी भी देख सकते हो और सब। तो आईआरसीटीसी और उन सब में भी अगर आपको देखना है तो उसमें भी अलग अलग पैरामीटर्स है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं सबके रेशियोज में, जैसे एक काम करता हूँ, मैं आपको आपको इसकी चीट शीट चाहिए गाइस, यू वांट इट, किस तरह से इवेल्युएट करना है इसको। ओके, तो आईआरएफसी का एनपीए कम है, यस यू आर राइट शारदा सर, लेकिन क्या है कि एनपीए तो सबके 0.4 0.5 के आसपास ही है, ये पीएफसी आरईसी के भी इतने नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम वो है कि क्या उतना ग्रोथ होगा, क्योंकि वो एक ही सेगमेंट को कैटर कर रहा है, वो सभी सेगमेंट को नहीं कर रहा है। ओके। अच्छा, मैं अगर ग्रोथ की बात करूं तो मैं एक क्लियर कट आपको बताता हूं। अगर मुझे ग्रोथ की बात करो और मेरे को कहे कि भाई कौन सा सेगमेंट अच्छा ग्रो होगा, तो देखो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जैसे इरकॉन है, आरवीएनएल है, यहाँ से भी वो 15 से 20% के आसपास आराम से ग्रो कर सकते हैं। ओके। अगेन, मैं स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेगमेंट वाइज बोल रहा हूँ। अगर मुझे ये बोले कि आप आरईसी कितने से ग्रो होगा, तो आरईसी यानी फाइनेंस कंपनीज कुछ आपकी कह सकते कि ना 15 के आसपास परसेंट से ग्रो हो सकती है। वैगन्स एंड कोचिस जो होते हैं, जो जिनके पास हो ना, कहते हैं हजार हजार नो वैगन्स के ऑर्डर बुक है, तो वो शायद आपको 20 25 30% से भी ग्रोथ हो सकते हैं, वैगन्स एंड कोचिस। सर्विसेज जो होते हैं जैसे आपके आईआरसीटीसी, कॉनकोर और वो सब, वो कुछ 15% के आसपास, 12 15% के आसपास शायद ग्रोथ हो सकते हैं। और जो राइट्स है और रेलटेल और वो सब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सब अगर आप बोले ना, तो 15 से 18% के आसपास से ग्रोथ हो सकते हैं। तो वाई? क्योंकि हर एक का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग वैल्यूएशन। अगर डोंट टेक इट ऑन द फेस वैल्यू के भाई ये जाके कंपनी ले लो, जस्ट मैंने बोला है कि शायद वैगन्स वाले अच्छे चलेंगे और वो नहीं। मैं आपको सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई कैन सी एंड दिस इज हाउ यू कैन सी सेगमेंट वाइज। क्लियर देन जस्ट आई सी फॉर क्लियर, डोंट थिंक एज अ रिकमेंडेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कौन से सेगमेंट ज्यादा भाग सकते हैं अभी के फिलहाल के वैल्यूएशन पे। आगे जाके ये चेंज होगा, तो ऐसा नहीं भी कल जाके आप स्टॉक्स ले लो। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे आई फील, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये चीट शीट चाहिए? यस, आपको चाहिए तो मैं आपको ये पॉइंटर्स दे देता हूँ, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके। तो जैसे 1 मिनट, पेस्ट हो गया क्या? 1 मिनट, पेस्ट नहीं हुआ। 1 मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ बस। हाँ, ओके ओके। एक एक करके करना पड़ेगा, तो मैं आपको ये दे रहा हूँ, वो जरा एक बार देख लेना आप। ठीक है। ये कॉपी करना है तो कर लेना। मैंने आपको ये बताया है, इसमें रेशियो वाला भी बताया कि किस तरह से आपको रेशियोज और वो सब भी देखना है। ओके, जैसे मैंने बताया, देखिए अगर आप देखोगे तो फर्स्ट है अपना नो इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोन आरवीन है, तो की रेशियो कौन से देखने होते हैं। ओके, वो सब मैंने बताया। इवन ऊपर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो उसका क्या पोजीशन होगा वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। ये देखिए सभी का मैं दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी करना है तो या फोटो लेना है तो फोटो भी ले सकते हो आप। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। प्रॉब्लम ये होती है ना कि मैं पीडीएफ और वर्ड फाइल में देता हूँ ना, तो लोगों को मिलती नहीं है यार, प्रॉब्लम वही होता है। अगर चाहो तो मैं वो दे सकता हूँ, यू वांट इट? तो मैं एक बार दे देता हूँ, 1 मिनट। ये वर्ड फाइल में भी है। अगर मैं देता हूँ आपसे, अगर शेयर होता है तो मुझे बताना कि आपको शेयर हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है। 1 मिनट। पता नहीं क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। तो इन इससे आपको पता थोड़ा चलेगा कि यहाँ से कैसे आप इस सब को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने वर्ड फाइल शेयर की है। आपको वर्ड फाइल मिली है, देन जस्ट टाइप वाई फोर यस, ये कॉपी कर लोगे तो भी चलेगा। ये वर्ड फाइल आप डाउनलोड कर लोगे, जस्ट टाइप वाई फोर यस इफ यू आर एबल टू गेट दिस वर्ड फाइल। अगर नो है देन जस्ट टाइप नो। वो ये हो रहा है कि इन सब में ना, जूम में पता नहीं चलता है, मिलता नहीं, इसलिए वो कॉपी कर लो ना यार। कुछ लोगों को मिली है, कुछ लोगों को नहीं मिली है, तो बेटर है आप वो जो मैंने दिया है ना वो फोटो ले लो। ओके। सो इट विल बी इस तरह से अगर आप देखोगे ना, आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके। और अच्छा, बाय द वे, आप लोगों ने मेरे वो पुराने वो वीडियोस देखे थे आपने? लास्ट टाइम हमने एक डिफेंस का भी था और आईटी का भी था।
वो आपने देखा था या नहीं देखा था? नहीं देखा तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। वो भी अच्छे है, वो भी आप देख लेना एक बार। ओके। तो नहीं, ये सब नो चीजें आप ध्यान में रखें। अगेन कुछ चीजें और मैं नो रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें, देखो रेलवे स्टॉक आगे ऊपर बहुत जाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो अभी हमारा जो ऑलमोस्ट, अगर आप बात करें कि हमारा जो बजट है रेलवे का, वो बजट है रेलवे का ऑलमोस्ट 2.96 करोड़ के आसपास का है। और आगे जाके ये बढ़ेगा। अगर हम लोग नहीं, सॉरी, 2.55 करोड़ का है। और आगे जाके वो आराम से कह सकता है कि 2030 तक डबल हो सकता है। ऑलमोस्ट 10% से बजट ग्रो हो सकता है रेलवे का, आराम से। और अभी 2023 तक 1500 मैट्रिक टन का कैपेसिटी थी फ्रेट की। वो बढ़ के 3000 मैट्रिक टन 2030 में होगी। तो वहां भी अगर आप बोलो तो 9% का नो जंप दिखेगा आपको। 9%। ओके, यू आर एबल टू डाउनलोड फाइल। ओके, गुड। तो वहां भी 9% का जंप होगा। तो अच्छा खासा जंप होगा यहाँ से भी। रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 8 से 12% बढ़ गया। अभी देखो एक बात समझो, अगर रेलवे खुद 8 से 12% या 10 से 12% से बढ़ेगा ना, मोस्टली ये स्टॉक्स 20 से 25% से बढ़ सकते हैं। सिंपल मैथ्स है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगेन, रेलवे पे क्यों इतना गवर्नमेंट फोकस कर रही है? रेल पे गवर्नमेंट इसलिए फोकस कर रही है कि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन करोगे आप, बाय रोड जाओगे ना, तो 11 रुपए पर टन का खर्चा आता है। पर टन पे आपको 11 रुपए लगते, सॉरी, पर किलोमीटर टन पे 11 रुपए लगते। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट रेल फ्रेट से जाओगे यानी रेलवे, तो वो ऑलमोस्ट 2 रुपए लगते हैं। आप मिनिमम 60%, 50 to 60% सेविंग करते हो अगर अपना माल रेलवे से भेजते हो तो। ओवरऑल हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडिया का बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 8% से ज्यादा है। वो अगर हम लोग रेलवे की लाइन अगर स्प्रेड करें तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट डायरेक्टली नीचे आता है। तो इसके वजह से क्या होता है, आपके एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिटिवनेस बूम होती है। वही गवर्नमेंट चाहती है। हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आगे जाके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। यू नीड दिस टाइप ऑफ नो कहते हैं ना कि कॉस्ट रिडक्शन। तो क्योंकि इतना बड़ा कॉस्ट रिडक्शन आता है तो अपने आप आपका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। इसलिए रेलवे पे इतना फोकस है। रेलवे और डिफेंस पे वन ऑफ द मेन रीजन वाई फोकस है, यही रीजन है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि रेलवे पे आगे जाके भी काफी फोकस रहेगा। इसलिए इस सेगमेंट को इग्नोर मत करना, इस सेक्टर को इग्नोर मत करना। आगे जाके भी अच्छा खासा अगर आप देखोगे तो यू विल गेट द नो अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से करो। और बाकी हर एक सेगमेंट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी है, तो जैसे मैंने बोला ना कि ग्रोथ अच्छा खासा 15 से 25% के बीच में हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ वही है कि देखो ये सब भी गवर्नमेंट डिपेंडेंस होता है, और ना काफी हद तक एग्जीक्यूशन किस पे वो डिपेंडेंट होता है। लेकिन थोड़ा इशू जो होते हैं लैंड एक्विजिशन के और वो सब आते हैं। लेकिन ग्रो होगा। अभी आपको पता है कि ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा वंदे मातरम की ट्रेन आ रही है, प्लस बुलेट ट्रेन आ रही है अहमदाबाद टू मुंबई। एक बार एक पहली बुलेट ट्रेन चालू होगी, फिर और चालू हो सकती है। तो इसमें काफी हद तक फायदा होगा। जबकि आईआरएफसी, जैसे मैंने बोला कि फाइनेंस, रेलवे फाइनेंस में प्रॉब्लम ये होता है कि काफी हद तक इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट होता है। तो ये साइक्लिकल इन नेचर है, काफी रेट सेंसिटिव है। और ऊपर से आईआरएफसी सिर्फ एक ही सेक्टर को लैंडिंग करता है, वो है रेलवे। तो वो भी एक दिक्कत है कि जब आप एक ही सेक्टर को लैंडिंग करते हो, अगर वो सेक्टर में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ वो दिक्कत है। जबकि वैगन्स और कोचेस में क्या है कि आपके इन लोगों के पास ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, लेकिन इनका प्रॉब्लम होता है एग्जीक्यूशन का। ये लोग काफी हद तक कंपोनेंट्स बाकी सब कंपनी के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे टीटागड़ा हो या जुपिटर हो, इस बार क्यों इतना नीचे आए थे? रीजन क्योंकि उनको जो व्हील सेट मिलने वाले थे, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है वैगन्स बने के, वो ही नहीं आए थे। तो अगर सप्लाई कंस्ट्रेंट होता है तो इन सब कंपनी में डायरेक्ट प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक सही है, इतना 300 गुना ऑर्डर बुक है, तो अगर सब सही चला तो ये अच्छे दौड़ सकते हैं।
वैल्यूएशन वाइज और वो सब ना काफी नीचे भी है। ठीक है। सर्विसिंग और टिकटिंग की अगर बात करें, जैसे आईआरसीटीसी हो या कॉनकोर हो, इनका क्या है कि देखो, जैसे अगर आप देखो कॉनकोर लॉजिस्टिक का लीडर है और आईआरसीटीसी अगर आप टिकटिंग में, तो ऑफ कोर्स ना वो ही अकेला चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस। गवर्नमेंट के लिए कैश का हुई, इनका मार्जिन बहुत बड़ा होता है। ऑलमोस्ट आईआरसीटीसी का ना तो ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा मार्जिन है, क्योंकि ऑनलाइन ही सब बुक होता है। तो वो सब सही है, लेकिन अगर टूरिज्म में थोड़ा भी प्रॉब्लम आया या गवर्नमेंट ने बीच में उंगली कर दी, जो लास्ट में अगर आपको पता हो तो पिछले बार भी बहुत ही उंगली की थी, तो उसके वजह से इनको डायरेक्ट इशू आ सकता है। तो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज वन ऑफ द मेजर इशू, और टूरिज्म में थोड़ा भी इम्पेक्ट आता है तो प्रॉब्लम होता है। तो आईआरसीटीसी के लिए वो प्रॉब्लम बड़ा है, कॉनकोर के लिए भी वो बड़ा है। राइट्स जो है, राइट्स है, रेलटेल है, वो क्या होता है कि वो काफी हद तक कंसल्टिंग बिजनेस में है, तो थोड़ा एसेट लाइट है, हाई आरओई है। और ऑर्डर बुक भी जो होता है ना, वो गवर्नमेंट से आते ना होते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम है कि ये बड़ा नहीं हो सकता, यानी इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते जिसके साथ बोल सके कि अरे ये तो बहुत बड़े हैं। क्योंकि उनके एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं, तो वो लिमिटेड होते हैं। ऊपर से कहते हैं ना कि काफी हद तक गवर्नमेंट के साइड से पेमेंट का इशू होता है या प्रोजेक्ट कैंसिलेशन होता है, वो सब भी चलता रहता है। लेकिन हाँ, इसमें भी अगर आप देखो तो थोड़ा लंपीनेस रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि स्केल नहीं कर पाते। स्केल किस में कर पाते हैं, जैसे आप इंफ्रा है, इरकॉन है, आरवीएनएल, लेकिन आरवीएनएल भी बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है। या वैगन है, इन सब में स्केल आप जल्दी कर पाते हो। गाइस, आर यू विथ मी गाइस, आर यू गेटिंग वैल्यू और नॉट, देन जस्ट वी फॉर वैल्यू गाइस। जो मैं बोल रहा हूँ आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो मैं बोलते जा रहा हूँ, बोलते जाओ, मैं आपको पूरा रेलवे का एक फ्लेवर दे रहा हूँ, क्योंकि काफी हद तक हम लोग क्या इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलो रेलवे में डालना है, कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के डाल दो। ऐसा नहीं है, सबके अलग वे पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और मैंने ये अभी पूरा आपको इसलिए कवर किया ना कि आपको पता चले जब आप इन्वेस्ट करने जाओ ना, ये सब चीजें ध्यान रखें। जैसे हम लोग भी, मैं भी, जब हम लोग क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन देते हैं, तो ये सब चीजें पहले ध्यान रखते हैं, तब जाके हम लोग ये रिकमेंडेशन देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, भाई ये लेना है, वो लेना है। इवन मैं टीवी में भी आके जब भी रिकमेंड, तो ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करके ही देता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि लास्ट टाइम भी गाइस, वो डिफेंस और आईटी के अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो support@CA-Tapan.in पे आप मेल कर सकते हो। support@CA-Tapan.in। ठीक है। सिद्धार्थ मेहता, मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूं, मैं नाम तो बोल रहा हूँ सबके कि भाई राइट्स में ये प्रॉब्लम हो सकता है, आईआरएफसी में, तो नाम बोल बोल के ही तो बोल रहा हूँ मैं कब का आपको, सेगमेंट वाइज पूरे नाम के साथ, सेगमेंट वाइज और कंपनी के नाम भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ ये इशू हो सकता है। तो मैं ऐसे जनरल नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कट सेगमेंट वाइज बोल रहा हूँ। और वही चीज लागू पड़ती है, अभी हम लोग भी जब रेकमेंडेड तो ये सभी चीजें देखते हैं। और अगर आपको मैंने वो जो चीट शीट दी है ऑलरेडी, जो मैंने आपको अभी आपको छाप के दिया है, वो देखोगे तो भी आपको काफी हद तक पता चलेगा कि क्या चीज चलने वाला है। ठीक है। ऊपर से बस रेलवे में ये है कि आपको ध्यान इनके मेन पे, जैसे मैंने बोला कि एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है आपके एग्जीक्यूशन पे। अभी एक सिंपल, मैंने हमेशा आपको, अगर एग्जीक्यूशन देखना है ना, तो आप हमेशा एक चीज देखते रहना, आपका जो ऑर्डर बुक टू सेल्स कितना रेशियो है। ओके, जैसे मैं वापिस आपको बताता हूँ, इफ आई कैन शो इट टू यू अगेन, इट विल बी 1 मिनट। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये, ठीक है, ये है, ये अगर आप चाहें तो तिजोरी फाइनेंस में मिल जाएगा, ऑर्डर बुक एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। आर यू एबल टू सी दिस? यस, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चेयर, ये है ना जो ऑर्डर बुक परसेंटेज टू सेल्स, ये देख लेना आप। ओके, अभी इसमें अगर आप देखो, मैंने कंपनियां सिलेक्ट की है ऑलरेडी, तो आप खुद कर लेना। लेकिन आप देखो, ये बता रहा है कि जैसे टीटागढ़ रेलवे था, पहले ऑर्डर बुक बहुत बड़ा था, 15 गुना, फिर उन्होंने एग्जीक्यूट करना चालू किया, तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा का बड़ा रहता है, जैसे आरवीएनएल, अगर आप देखोगे आरवीएनएल का
हर साल ऑर्डर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, इसलिए ऑर्डर बुक बहुत बड़ी हो गई। जब ऐसी हालत होती है ना, बहुत बड़ा रेशियो होता है, दैट मीन्स समहाउ कंपनी इज नॉट एबल टू जस्टिफाई देयर ऑर्डर्स। तो कंपनी के लिए दिक्कत है। 2 गुना 3 गुना ठीक है, लेकिन 5 गुना 6 गुना होता है ना, दैट मीन्स कंपनी में प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे में आपको डायरेक्टली जाके देखना है कि भाई क्या हो रहा है। क्या ये ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर आपका सेल्स बढ़ रहा है? क्या ये कंपाउंडिंग सेल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इश्यू है। तो वहां जाके आपको यू हैव टू टेक अ स्टैंड। नहीं तो ऐसा होगा कि ये स्टॉक काफी टाइम तक नहीं चलेगा, वो स्टॉक वहीं जाके कंसोलिडेट होगा। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप बात करोगे ओवर द इयर्स, फंडामेंटल्स विल प्रिवेल अगेंस्ट द टेक्निकल्स। प्लीज अंडरस्टैंड, फंडामेंटली अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी तो कितना बड़ा भी ऑर्डर बुक हो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी आती जाएगी तो ये स्टॉक बढ़ता जाएगा। करेक्ट, वही अभी रेलवे स्टॉक्स में हो रहा है। रेलवे स्टॉक्स में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, धीरे धीरे कुछ कुछ सेगमेंट में आ रही है, लेकिन सभी सेगमेंट में नहीं आ रही है। इसलिए मैं बार बार आज आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। ओके, और मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने कुछ आपको ये नहीं बताया कि ऑर्डर क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो तो आप चैट जीपीटी में डालोगे ना कि भाई आरवीएनएल का ऑर्डर बुक में क्या क्या है, या वैगन्स में टेक्स में को का क्या क्या ऑर्डर बुक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। ये चीज आपको कोरिलेशन करनी बहुत जरूरी है जब भी आप स्टॉक को बाय करो। आप बोलोगे तब अपन बाय कब करना है? बाय तब करना है कि जब आपका वैल्यूएशन जस्टिफाई हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये है अपना कौन सा, ये टीटागढ़ है, ठीक है। टीटागढ़ अगर आप देखो, उसका मेन रेशियो है ईवी बाई ईबिटा, एक समय पे वो 51 तक चला गया, ठीक है। वो नीचे नीचे आके 24 में आ गया। अब इसकी एवरेज आपको देख रहे हो, ये आपको एक लाइन दिख रही है, ग्रे लाइन, मैं बताता हूं आपको। ये ग्रे लाइन दिख रही है, ये जस्ट है वाईफोयस, अगर आपको दिख रही है, थोड़ा आपको जूम करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये उसकी एवरेज है। ओके, जस्ट है वाईफोयस इफ यू, तो ये देखिए, ये यहां टच हो गया, वापिस वो एवरेज के पास आया। अब समझो, ये एवरेज के पास है, यानी ये इसकी एवरेज है और ये उसी के पास आया। यानी मतलब कि उसके पास ऑर्डर बुक तो है, ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी है, लेकिन समहाउ वो यूटिल अपना वो बढ़ा नहीं सका ऑर्डर बुक, सॉरी एग्जीक्यूशन नहीं किया, इसलिए स्टॉक प्राइस धड़ाम करके गिर गया। दैट इज अ टाइम टू बाय। लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि नेक्स्ट क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर में यहां वापिस रिवाइवल आएगा, तो ये वापिस ईवी बाई ईबिटा ऊपर जाएगा जैसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। आप समझ रहे हो? अगर ये यहां का यही रहा तो प्रॉब्लम है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आरवीएनएल की बात करें, हम लोग आरवीएनएल की बात करते हैं। अगेन मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप समझ पाओ। आरवीएनएल का देखो एवरेज कितना, ये दिखा है 10 है। आर यू एबल टू सी दिस गाइस? यस, देन जस्ट है वाई फोर ईयर्स। सॉरी मैं आपको बार बार पूछा हूँ क्योंकि मुझे भी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखो 10 है। चलो मैं बोलता हूँ इसका डबल भी ले तो भी 20 होता है। लेकिन अभी घूम कहाँ रहा है ये घूम अभी भी 30 के आसपास रहा है, यानी ये स्टॉक को नीचे आने ही नहीं दे रहे, गिर ही नहीं रहा है जितना गिरना चाहिए, इसलिए ये वैल्यूएशन हाई है। जैसे ही आपको आस देखो, जरूर ये तो चलो टच हो गया ना भी हो, लेकिन एवरेज के आसपास भी अगर हो, दैट इज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट। अगर ये देखो, आप कौन सा है ये कौन सा है, जुपिटर वैगन से, उसका एवरेज देखो कहाँ है। उसका एवरेज आ रहा है 25-30 का, 25 का आ रहा है कुछ। और अभी देखो कहाँ खड़ा है, वहीं के वहीं खड़ा है, उसके आसपास ही खड़ा है। सो दिस शोज। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये नेक्स्ट क्वार्टर में वापस इसका रिवाइवल आएगा, जो इश्यू थे वो रिजोल्व होंगे, उठा लो, दिस इज द टाइम टू कैच इट। लेकिन अगर यहां खड़ा है तो यू शुड नॉट बाय। ओके, do you think this was valuable? Then just have V for valuable, guys. What I told you, you have to think like a, देखो, at what level you are entering, no, is very very important.
इफ यू आर एंटरिंग एट अ वेरी वेरी हाई वैल्यूएशन यू विल बी इन अ बिग बिग मैस। जो मैंने भी ये गलतियां की है, देखो ऐसा नहीं है कि मुझे भी ऐसे, ये बहुत गलतियां मैंने भी लाइफ में की है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। और ऐसे आप किसी भी स्टॉक का भी कर सकते हो, जैसे आईआरएफसी की बात करें, उसमें क्या होता है मेन रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। उसका देखो नॉर्मली वो 1 के आसपास ही उसका 1.2 प्राइस टू बुक वैल्यू, अभी 3 के आसपास घूम रहा है वो। ओके। वो नीचे इतना आया नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये अगर 2 के आसपास आता है ना, देन इट विल बी अ गुड बाय। अगर ये 2 के आसपास भी आएगा तो भी मैं बाय करूंगी, लेकिन 3 के आसपास थोड़ा बाय करना मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है। यस, एन सिंह, अशोक, उदय, Jagdish, Mitesh, Ramesh, thanks for the reply. So this is how you should see accordingly, or accordingly you can take a decision what to buy, when to buy. Okay. तो प्लस रेलवे एज अ सेगमेंट इज गोइंग टू ग्रो, सो वो आप टेंशन मत लीजिए, आगे जाके ग्रोथ भी होगी, सब कुछ होगा। एंड नो, थिंग्स विल बी मच मच इन अ बेटर शेप। द ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप पेशेंस, और कौन से सेगमेंट में जाना है, कौन से स्टॉक्स में जाना है, वो आप देख सकते हो। ओके। और दिस इज हाउ आई ऑल्सो इवेल्युएट, इवन माई टीम इवेल्युएट फॉर देयर नो व्हेन एवर वी डू एनालिसिस। ओके। तो चले, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। मैं ज्यादा ये खींचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन नो, आपको ऐसा हो ना तो इसकी लिंक भी दे देंगे हम लोग बाद में, यू कैन चेक इट आउट अगेन। ओके। So how you felt about this, guys? 45 minutes कैसे लगे आपको? Was it nice? No, just type in the chat box क्या लगा आपको? You got value hopefully, आपको पता चला। कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हो। एंड मीनवाइल गाइस, आई थिंक नो काफी लोग हमारे मेंबर्स है और काफी नए भी है। सो फॉर देम नो, नो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर मेंबरशिप, नो यू कैन बिकम अ मेंबर। ऑफ कोर्स ये थोड़ा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, नवरात्रि, दशहरा, नो दिवाली, सो वी हैव समथिंग फॉर यू। सो यस, वेरी इंफॉर्मेटिव, बेहतरीन, ग्रेट, हेल्पफुल। Okay, great, great. Thank you very much. So, do you want to know about our service, guys? जो नए हैं, तो yes, then just type BIO in the chat box, bring it on in the chat box. Okay, and हमारे जो मेंबर्स जिनको रिन्यू करना है वो भी आप जरा 10-15 मिनट लीजिए, तो no, we'll tell you some special offer is there. If you want to renew, you can renew now. Okay, so yeah, special discount is there. Just type BIO in the chat box. Okay, so yes. हाँ हाँ, वो आपको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको वापिस पॉइंटर्स में आपको, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, पॉइंटर्स में आपको वापिस दे देता हूँ। जस्ट आई थिंक मैंने बंद कर दिया, ठीक है, मैं वापिस ओपन करके दे दूँ। सो वो कॉपी कर लेना पॉइंटर्स, वो अच्छे हैं, वो आपको हेल्पफुल करेंगे। तो गाइस, व्हाट सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग, अवर हमारी सर्विस बेसिकली कुछ नहीं, बट वी प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन सर्विस टू अवर मेंबर्स। And no, the thing is, no, in this we provide no equity, mutual fund, bonds, and everything we पूरा एक साथ देते हैं। And no, but there are two type of portfolio. One is equity, one is no other। जैसे आपको म्यूचुअल फंड और वो सब भी लेना है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं।